नमस्कार, TV9 भारत वर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण सुंदराल और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीए शैलेंद्र बत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इस बार बजट में इनकम टैक्स पे तो कोई ऐलान नहीं हुआ, तो कोई राहत मिली नहीं इस बार। देखिए, इनकम टैक्स में यदि हम सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो आपको राहत नहीं नजर आएगी, लेकिन अगर हम देखें प्रोसेस के सिंप्लीफिकेशन में, डीक्रिमिनलाइजेशन में, असेसमेंट प्रोसीडिंग को सिंप्लीफाई करने में काफ़ी कुछ बदलाव है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊं कितने सारे बदलाव एक्चुअली में हुए हैं। जी। पहला महत्वपूर्ण बदलाव है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल से यदि आपको कोई प्रोसीड मिलती है तो इसके ऊपर कुछ भी टीडीएस नहीं कटेगा, निल, और ये एग्जेम्प्ट होगा। पहला महत्वपूर्ण बदलाव। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव टीडीएस से रिलेटेड है। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसमें काफ़ी सारे बदलाव हैं। अगर हम लोग जो ओवरसीज टूर पैकेजेस के ऊपर जो 5%, जी, 5% और 20% ये टीडीएस का रेट था, इसको घटा के मात्र 2% कर दिया गया है। तो यहाँ पर बड़ी राहत देखने को मिली है हमें। एग्जैक्टली, कोई इसमें अमाउंट की स्टिपुलेशन नहीं है। तीसरा है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत, ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत में एक आरबीआई की स्कीम है जिसमें आप पैसा भेज सकते हैं बाहर। तो अगर आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसको कि एलआरएस बोलते हैं हम शॉर्ट में, उसके तहत अगर आप एजुकेशन के लिए या मेडिकल पर्पस के लिए कुछ पैसा बाहर भेजते हैं, उसके ऊपर जो टीडीएस का रेट था एजुकेशन एंड मेडिकल, जी, इसको 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया। तो अब बाहर पैसा भेजना जो है वो एजुकेशन और सस्ता मेडिकल हो जाएगा इन दो सेक्टर्स में। एग्जैक्टली, जी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, कहीं ना कहीं पर जो भी व्यक्ति बाहर मेडिकल रीजन से, एजुकेशन रीजन से जा रहा है, जब आप उस पैसे को, अल्टीमेटली उस व्यक्ति को आवश्यकता है धन की वहाँ पर, और अगर उसमें से कुछ पैसा टीडीएस का कट जाएगा तो कैपिटल ब्लॉक होती है। बिल्कुल, राइट। और एक कन्फ्यूज़न सा रहता था, हालांकि कन्फ्यूज़न नहीं था पर उसके ऊपर लिटिगेशन था, कि जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज हैं, जैसे हाउसकीपिंग है, सिक्योरिटी है, ऐसे ही मैन पावर सप्लाई भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है, तो इसके ऊपर कंफ्यूजन रहता था कि इसके ऊपर टीडीएस है या नहीं। तो स्पेसिफिकली कर दिया गया कि मैन पावर सप्लाई सर्विस भी कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ही हैं और उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। तो ये राहत नहीं है, क्लैरिटी है एटलीस्ट, ताकि लिटिगेशन से लोग बच सकें। अभी एक स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, आप मान लीजिए एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं जी, और मैं कुछ कंसल्टिंग का काम करता हूं और आपको कंसल्टिंग सर्विसेज देता हूं, आप मेरी इनकम पे 10% टीडीएस काट लेते हैं। जबकि मैं एक छोटा सा फ्रीलांसर हूं, मेरी ज़्यादा इनकम होती नहीं है। अब उसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अप्रोच करना पड़ता था कि साहब मुझे लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट दीजिए, क्योंकि मैं तो पूरे साल भर में 12 लाख कमा ही नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरा टैक्स कट जाता है, फिर रिटर्न फाइल करके मैं रिफंड लेके आता हूँ। तो आप ये एक सिंप्लीफाइड स्कीम लेकर आएंगे जिससे कि स्मॉल टैक्स पेयर निल विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट या लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट, विदहोल्डिंग टैक्स विदेशी भाषा का वर्ड है क्योंकि मैं इंटरनेशनल टैक्स में डील करता हूं तो बार बार, तो लोअर टीडीएस रेट के लिए वो एक स्कीम आएगी जिसकी वजह से आप लो टीडीएस पे अपनी इनकम को टैक्स को कटवाने से बच पाएंगे। तो मतलब जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, फ्रीलांस जो काम करते हैं, जो बहुत कम टैक्स देते हैं, उनके लिए यहाँ पर बदलाव है कि वो जो पहले पूरा टैक्स कट जाता था, फिर रिटर्न फाइल करके रिफंड लेते थे, अब उनका टैक्स का या तो रेट निल हो जाएगा या कटेगा ही नहीं, क्योंकि फाइनली उन्होंने रिफंड ही लेना है, वो प्रोसेस से बच जाएंगे। ठीक है। और फिर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आज एक व्यक्ति अगर बैंक में इन्वेस्ट करता है, उसको एफडीआर के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो 15G 15H दे के वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस को बचा लेता है। लेकिन अगर वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है और उसको वहां से कोई डिविडेंड मिल रहा है, उसके ऊपर टीडीएस कट जाता है, तो उस प्रकार की 15G 15H की जो स्कीम है वो डिविडेंड इनकम के लिए भी आ जाएगी, और वो 15G 15H आपको अपने डिपॉजिटरी को प्रोवाइड करना होगा। जैसे एनएसडीएल है, सीएसडीएल है, उनके अंडर में आईसीआईसी बैंक डिपॉजिटरी है, मोतीलाल ओसवाल है, इंडिया बुल्स, जो भी और डिपॉजिटरी हैं, उनको आप देंगे तो आप 15GH के तहत अपने डिविडेंड इनकम के ऊपर टीडीएस को बचा पाएंगे। डिविडेंड पर भी आपका जो है टीडीएस बचने वाला है, बच जाएगा। एक और राहत। यस, यदि आपकी इनकम टैक्सेबल रेंज में नहीं आती और आप 15GH के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और जो हम रिवाइज रिटर्न करते थे, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, जो कि हमारा नया साल मनाने का दिन होता था, उस तारीख पे तलवार लटकी रहती थी, उसको खिसका के जो है 31 मार्च कर दिया गया है। तो आप अपनी रिटर्न को
अब नया साल आसानी से मना सकते हैं और अपनी रिटर्न आराम से नए साल में अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो मार्च तक भी रिवाइज कर सकते तो हैं। यहाँ 3 महीने की राहत दे दी गई है टैक्स पेयर्स को। एक बिल्कुल सर। जी। अगर आप इजाज़त दे तो मैं इसको इरेज कर दूं सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही आपकी हेल्प कर देता हूँ। चलिए। यस। उसके बाद जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट थी वो 31 जुलाई ही है। नॉन ऑडिट केसेस के लिए ये समय 31 अगस्त तक हो जाएगा। ओके। ठीक है। एक इमूवेबल प्रॉपर्टीज, पर्टिकुलरली जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जो आपका प्रॉपर्टी का सेलर वो एनआरआई है, ओके। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है कि आपको इनकम टैक्स काटना पड़ता है। अभी एनआरआईज के केस में उनको एक टैन नंबर लेना पड़ता है, टैक्स अकाउंट नंबर। Okay. वो एक एडिशनल हो सकता है, किसी एनआरआई ने लाइफ में एक ही बार प्रॉपर्टी बेचनी हो, उसने एक टैन नंबर अप्लाई करना पड़ा। अब बोला कि उनको टैन की आवश्यकता नहीं है, जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसके पैन के बेस पे ही उसका टैक्स जमा हो जाएगा। ओके। तो एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदना और एनआरआई के लिए प्रॉपर्टी बेचना भारत आसान हो जाएगा, गया। आसान हो ओके। जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मैं एनआरआई से बेच रहा हूं तो उस एनआरआई को टैन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, बायर के पैन से ही काम चल जाएगा। ओके। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर दी यहाँ गई है। सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया है। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, टेक्निकल एम्प्लॉयज़, छोटी छोटी इनकी कुछ कई बार विदेशी इनकम भी होती है, फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, और वो एक इनकम टैक्स रिटर्न में एक फॉर्म होता था जिसमें आपको अपनी फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट डिक्लेयर करनी होती थी। ये ब्लैक मनी एक्ट जब मोदी सरकार ने बोला था कि हम स्विस बैंकों में जमा पैसा यहाँ पर लेकर आएंगे, ब्लैक मनी एक्ट 2015 में आया, जिसका पूरा नाम है ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट एक्ट। तो उसमें जब बदलाव आया तो कुछ चीज़ें प्रोसीजरल लैप्स में रह गई और वहाँ पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन बहुत हैवी हैं। तो उसके लिए इन्होंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोला है कि यदि आप जो है, मैं इसको लिख देता हूँ, ब्लैक मनी एक्ट BMA अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट जी 2015। यहाँ पर दो कैटेगरी इन्होंने बताई हैं कि या तो आपसे इनकम छूट गई या आपने इनकम तो डिस्क्लोज कर दी लेकिन आपका वहाँ एसेट का बैलेंस छूट गया। Okay. मैंने वहाँ म्यूचुअल फंड में पैसा रखा हुआ था, उसको मैंने कुछ वहाँ से डिविडेंड आया, कुछ आया, वो रिपोर्ट कर दिया, बट वो एसेट का बैलेंस वहीं रह गया। Okay. तो इसमें इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं कि यदि जो है आपकी कैटेगरी ए में अगर 1 करोड़ से कम अमाउंट की अनडिस्क्लोज इनकम या एसेट अगर आपकी छूट गई है तो 30% आप अपनी फेयर वैल्यू का उसके ऊपर टैक्स दीजिए, क्योंकि आपने पहले रिपोर्ट ही नहीं किया जी। और 30% पेनल्टी दीजिए। घबराने की बात नहीं है, ये पहले भी लॉ ऐसा ही था, लेकिन अब उनको थोड़ा सा प्लस इसके ऊपर पेनल्टी, राइट। तो यहाँ और 30% एडिशनल टैक्स। जी। तो लगभग पूरा आपका चला ही जाता है, बट पॉइंट ये है कि आप प्रोसिक्यूशन और बाकी सारी चीज़ों से बच जाते हैं यहाँ, क्योंकि काला धन है, विदेशी धन है। यानी विदेशों से अगर आपका पैसा आ रहा है और आपने उसे डिक्लेयर नहीं किया है, भूल गए हैं करना, तो पैसा चला तो जाएगा ऑलमोस्ट सारा, लेकिन जो हैसल है वो नहीं है होगी। हाँ, जो हैसल है। और ये 1 करोड़ तक के लिए इन्होंने इसको बोला है जी। कि उसके बाद जो है 30% एडिशनल इनकम टैक्स देकर पेनल्टी से दे विल गेट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। उनको 30,000 के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट के चक्कर काटने के चक्कर नहीं बिल्कुल। है। इसके लिए स्पेशलाइज सेल है हमारा दिल्ली NCR के लिए। और जो दूसरी वाली कैटेगरी है जहां पर आपने इनकम तो रिपोर्ट कर दी है लेकिन एसेट रिपोर्ट होना रह गया, तो सरकार को देखा जाए कोई रेवेन्यू का लॉस तो हुआ नहीं। आपने टैक्स तो पूरा का पूरा ले ही लिया, एक प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस रह गई कि मेरा वहां पर कोई एसेट का बैलेंस था, वो रिपोर्ट होना रह गया। उसके लिए मात्र 1 लाख रुपए, ये 5 करोड़ तक की लिमिट के लिए है, मात्र 1 लाख रुपया की पेनल्टी देके आप अपने प्रोसिक्यूशन से फारिग हो सकते हैं। 1 लाख पेनल्टी। अगर आपका 5 करोड़ तक का एसेट आपने उसे डिस्क्लोज नहीं किया है तो आप 1 लाख रुपए की पेनल्टी देके कोर्ट के चक्कर काटने से बच सकते हैं। ये कंप्लायंस इजी कर ये कंप्लायंस है। ओके। इसी प्रकार से और भी कुछ बदलाव मैं देख रहा था जी। आज की डेट में। अगर हम देखते हैं कि हमारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं पहले स्टेप में जी। सेकंड स्टेप में यदि आपका केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट होता है तो इनकम टैक्स ऑफिसर एक असेसमेंट ऑर्डर पास करता है, और उसके बाद यदि मेरी कुछ इनकम में इवेजन है तो एक पेनल्टी का ऑर्डर भी पास होता है। ओके। तो अभी जब इनकम टैक्स का ऑर्डर पास हो ही गया तो पेनल्टी के ऑर्डर को एक अलग से पास करने के बजाय उसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये प्रावधान इन्होंने किया है कि आपका जो इनकम टैक्स का जो असेसमेंट ऑर्डर है
जी। प्लस जो पेनल्टी का ऑर्डर है, इसको इंटीग्रेट कर इंटीग्रेट कर देंगे। दिया, अलग अलग वो ऑर्डर्स नहीं। ऐसा नहीं कि आप जो है इंडिविजुअली असेसिंग ऑफिसर के पास की स्टे की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, पेनल्टी के लिए कर रहे हैं, आपका दोनों का एक ही ऑर्डर आ गया, आपकी कंप्लायंस थोड़ी सी कम हो गई। जी। और यहाँ पर जो एक हमारे को, जब हम किसी अपनी इनकम टैक्स की डिमांड को चैलेंज करते हैं तो डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको कुछ पैसा एडवांस में जमा कराना पड़ेगा। वो अमाउंट जो कि 20% होती थी, जिसको हम स्टे लेने के लिए बोलते हैं, उसको रिड्यूस करके मात्र 10% कर दिया गया है। अगर मेरी 1 करोड़ की डिमांड है तो 10 लाख रुपए जमा करा के मैं अपील में जा सकता हूँ। Okay. और फिर जब मेरे फेवर में आएगी, जैसे भी आएगी, वो पैसा वैसे रिलीज हो जाएगा, अदरवाइज बाकी डिमांड में से एडजस्ट हो जाएगा। तो कंप्लायंस इजी करने के लिए एक और स्टेप, ये एक और स्टेप है जी। और कौन सी राहत? इसके अलावा जो है लिटिगेशन को ही रिड्यूस करने के लिए, ये एक लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए कोई अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपडेट करते हैं, मैंने आज अपनी रिटर्न फाइल करी और मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट कर दिया, जबकि मेरी असेसमेंट की प्रोसीडिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। ओके। मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी जी, सरकार ने असेसमेंट कर दिया, लेकिन हमने रीअसेसमेंट हो गया, ठीक है। अब यदि मैं अपडेट करता हूं तो भी उसके बाद भी मैं 10% का एडिशनल टैक्स देकर 10% का एडिशनल टैक्स देके जो है मैं अपनी उससे फारिग हो जाऊंगा। Okay, और मेरी वो अपडेटेड litigation रिटर्न से फॉर बचेंगे। ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस Okay. डिपार्टमेंट उसी को फिर कंसीडर करेगा। ओके। राइट, तो यहाँ पे भी एक और बड़ी यहाँ पर भी एक रिलीफ है। इसके अलावा एक केस होता है अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग का। जी। ये तो है, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, असेसमेंट हो गया, रीअसेसमेंट हुआ, अब आप रिटर्न को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन एक और है, देखिए लोग बड़े इनोवेटिव होते हैं, राइट। तो टैक्स वालों को भी वैसे ही एक ऑलरेडी सिस्टम में फ्रेमवर्क बना हुआ है अंडर रिपोर्टिंग का, कि अगर आपने कम अपनी disclose इनकम किया। को कम रिपोर्ट किया। और एक सिनेरियो होता है मिस रिपोर्टिंग का, कि आपने रिपोर्ट ही नहीं किया। ये दो अलग अलग सिनेरियो हैं। तो बदलाव क्या किया है कि जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं, जी। प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग है, अंडर रिपोर्टिंग के लिए उसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है। अब मिस रिपोर्टिंग के लिए भी उसी फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके। जो प्रावधान अंडर रिपोर्टिंग के लिए थे, वो था, प्रावधान मिस वो मिस रिपोर्टिंग के लिए, कि आपने कम रिपोर्ट किया या गलत रिपोर्ट कर दिया, और इसमें 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट एज एडिशनल इनकम टैक्स आपको जमा कराना होगा। Okay. ठीक है जी। मान लीजिए 10% तक पेनल्टी मान लीजिए कि वो हाँ, लग गई आपको। बिल्कुल। जी। उसके अलावा ये पहले मैंने जैसे बताया था कि और कानूनों में भी इस प्रकार का प्रावधान है कि अगर आप कहीं पे कुछ डिले करते हैं तो पेनल्टी तो जब लगेगी तब लगेगी, लेकिन फ़ी के माध्यम से आप पैसा अभी हाथ के हाथ रिकवर कर सकते हैं। जी। तो अगर यदि आपका टैक्स ऑडिट है, आपने टैक्स ऑडिट टाइम से नहीं करवाया, अब असेसमेंट होगा तब पेनल्टी लगेगी, उन्होंने बोला नहीं अभी आप आज ही फीस दे दीजिए, पेनल्टी फीस, मतलब जो पेनल्टी कभी किसी ऑर्डर के बाद लगनी थी वो फ़ी के माध्यम से आपको अभी जमा करानी। जैसे आप देखा 5,000 रुपये की इनकम टैक्स की रिटर्न पे भी पेनल्टी लगती थी। तो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हैं, अगर आपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाए, आपने ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, आपने एसएफटी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट होती है वो आपने नहीं की, तो उसकी पेनल्टी के बजाय उसको टैक्स ऑडिट, ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑडिट, ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है ये विदेशी कंपनियों के लिए। जी। इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि सरकार को ऐसा लगता है कि जो एक विदेशी कंपनी है वो अपने प्रॉफिट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट करना चाहेगी। Okay. अगर दूसरी कंट्री का टैक्स रेट कम है। ओके। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, ऑटोमोबाइल कंपनी हूँ इंडिया में, मल्टीनेशनल हूँ, आप देखिए बहुत सारी विदेशी कंपनियों की कारें इंडिया में मिलती हैं जिनका कोलैबोरेशन है। यदि वो चाहें कि वो हम इंडिया में हमारे को टैक्स रेट ज़्यादा दे रहे हैं, 25% है और मान लीजिए जापान में 15% है, रिज्यूम कर लेते हैं, तो चाहेंगे कि हम इंडिया में प्रॉफिट अपना कम दिखाएं। Okay. और उसको करने के लिए वो अपना सामान अपनी पेरेंट कंपनी को सस्ता बेचेंगे ताकि इंडिया में प्रॉफिट कम आए, वहाँ पे ज़्यादा चला जाए, या फिर वो वहाँ सामान महंगा खरीदेंगे ताकि इंडिया में प्रॉफिट कम आए, जापान में ज़्यादा आ जाए। Okay. या अमेरिका या कोई भी और कंट्री हो सकती है, जी। मैं किसी कंट्री का नाम लेना चाह रहा। तो इसके लिए एक आपको सीए से सर्टिफिकेट साइन करवाना होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग, कि दो कंपनियों के बीच में जो व्यापार हुआ है वो आर्म लेंथ पे हुआ है। Okay. कि जैसे एक अनरिलेटेड पार्टी से होता है। ओके। मतलब दो ग्रुप कंपनी है, वो तो सामान सस्ता या महंगा बेच सकती जी। हैं, प्राइस को पॉल्यूट कर सकती हैं, तो उनको एक ट्रांसफर प्राइसिंग की एक रिपोर्ट देनी होती थी। Okay. यदि वो ना दें तो उस पर पेनल्टी थी, इसको भी फीस में कन्वर्ट कर दिया है। Okay. अगर आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट लेट है, 30 नवंबर तक आपने नहीं जमा कराई, तो आप फी दीजिए और फारिग हो जाइए। ठीक है जी।
इसी प्रकार से जो है यदि कोई आपने पुस्तकें अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट जी। हैं वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए या कोई माइनर ऑफेंस हैं, वो सारे भी फाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सब अब फाइन में हो जाएंगे, ये सब बड़े फाइन- ऑर्डर की जगह ये सब फाइन में कन्वर्ट हो बिल्कुल, जाएंगे। झंझट से बचने की झंझट वजह से आप बचने के सीधा लिए। फाइन दीजिए और इवन बहुत सारे इनकम टैक्स में ऐसे टीडीएस से रिलेटेड डिफॉल्ट हैं और डिफॉल्ट हैं जिनमें क्रिमिनल प्रोविजंस हैं, हाँ। जहाँ पे प्रोसिक्यूशंस होते जी, हैं, जी। उनको भी डीक्रिमिनलाइज करने की बात इसमें की गई है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिसमें जो ये सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार की पेनल्टी प्रोसीडिंग, फॉरेन इनकम के ऊपर जो डिस्क्लोजर है उसके लिए, तो ये सब इस प्रकार के बदलाव करीब महत्वपूर्ण ऑलमोस्ट करीब 15-20 बदलाव इनकम टैक्स एक्ट में हैं, जिससे हमारा सिंप्लीफिकेशन हुआ है। कहीं ना कहीं कंप्लायंस इजी कर दी है, व्यापारी हैं, आम टैक्स पेयर हैं, उनके लिए कंप्लायंस आसान बना दी है कि भैया आराम से अब इस झंझट में मत पड़िए, आप अपने कारोबार पे फोकस करें। जी। बाकी हमारे दर्शकों से आसान भाषा में समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बत्रा जी। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारत।